माँ दरअसल बात ऐसी है कि परसों चंचल का सिविल सर्विस का फाइनल इंटरव्यू है। तो मैं तो ये क्या लगा रखा है? जरा साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है? माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल देवर जी बोलने में थोड़ा घबरा रहे हैं। माँ जी, 2 दिन बाद देवरानी जी का दिल्ली में सिविल सर्विस का इंटरव्यू है, और अगर वो परसों तक दिल्ली नहीं पहुंची तो उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो फिर इसमें घबराने वाली क्या बात थी? माँ जी, आप समझी नहीं। देवर जी की अभी कल ही तो शादी हुई है, और चंचल बोलने से इसलिए घबरा रही थी कि कहीं आप उन्हें गलत ना समझ ले दिल्ली जाने वाली बात पे। भला ये क्या बात हुई चंचल बहू? यहाँ आओ तुम। जी माँ जी। चंचल बहू, तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई हो। मेरे 2 बेटे थे, लेकिन तुम दोनों बहू को पकड़कर मेरे घर में बेटी की भी कमी पूरी हो गई। चलो, तुम्हारी बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये नालायक इतना बोलने में घबरा क्यों रहा था? अरे दिल्ली ही तो जाना है और इंटरव्यू देना है, ये बात बताने में इतना हेजिटेशन? हर्ष, मैं तुझे मारूंगी थोड़ी ना। जाओ और जाकर दिल्ली में अपना इंटरव्यू दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच माँ जी। बस बस, और आइंदा से जो भी बात बोलनी हो तुम मुझे डायरेक्ट बोल सकती हो। तुम मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझो। जी माँ जी। वैसे माँ जी, अगर आप कहे तो मैं भी दिल्ली घुमाऊं? मैंने कभी दिल्ली नहीं देखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू जाओ, तुम सब पहले अच्छे से इंटरव्यू देना और फिर दिल्ली भी अच्छे से घूम कर आना। इस तरह यशोदा अपनी बहू और बेटों को दिल्ली जाने की परमिशन दे देती है। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी और हर्ष रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। वैसे देवरानी जी, मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ दीदी, बोलिए ना। देखो, कल ही तो सारे रस्म रिवाज खत्म हुए हैं और आज आपकी सुहागरात होती, लेकिन आप हो कि दिल्ली जा रही हो। वैसे क्या इरादा है? लग रहा है देवर जी के साथ आप तो ट्रेन में ही सुहागरात मना लोगी। अरे दीदी, बस भी कीजिए। ये कैसी बातें कर रही हैं? शर्मा लो, शर्मा लो, अभी मौका है शर्माने का। बाद में देवर जी आपको शर्माने का मौका भी नहीं देंगे। ऐसा कहकर बरसा अपनी देवरानी को खूब छेड़ती है और ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और सभी ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। भाभी, चंचल, आप दोनों सही से बैठ गए हो ना? जी हर्ष जी। इसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ने लगती है और जिसके कुछ देर बाद बरसा हर्ष से पूछती है, वैसे देवर जी, यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लग जाएगा? भाभी, आप ये समझ लीजिए कि आज हम बैठे हैं तो कल सुबह हम दिल्ली में होंगे। फिर तो देवर जी सच में दिल्ली तो बहुत दूर है। हाँ भाभी, वैसे चंचल, तुमने अपने सारे सर्टिफिकेट और डिग्री रख लिए है ना? क्योंकि दिल्ली में इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। जी, मैंने कल ही सारी चीज़ देखकर रख ली थी। आपको इन सब की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। क्यों, सही कहा ना दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद तीनों आपस में हंसी ठिठोली करते हुए ट्रेन के सफ़र का लुत्फ उठाते हैं और ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहां हर्ष उनसे कहता है, देखिए, काम कीजिए, आप दोनों ट्रेन में ही रहिएगा, ठीक है? मैं नीचे जाकर पानी की बोतल वगैरह ले आता हूँ और कुछ खाने पीने की चीज़ भी देख लेता हूँ। आप लोग बस अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जी, आप ज़रा ध्यान से जाइएगा। इसके बाद हर्ष पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है और वो सबसे पहले एक पानी की बोतल लेता है और फिर खाने पीने की चीज़ इधर उधर देखने लगता है। उसे ये ध्यान ही नहीं रहता कि ट्रेन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है और दूसरी ओर। दीदी, दीदी, हर्ष जी तो रेलवे स्टेशन पर ही रह गए। हाँ हाँ देवरानी जी, मैं ट्रेन का चेन खींचती हूँ। अभी वर्षा ने ये सब कहा ही था कि तभी हर्ष का कॉल आ जाता है और वो उनसे कहता है, चंचल, तुम फिक्र मत करो, मैं ट्रेन के अंदर चढ़ गया हूँ, बस मैं इस ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में हूँ, ठीक है? फिक्र मत करो, मैं अगले स्टेशन पर तुम लोगों के पास आ जाऊँगा। जी हर्ष जी, दीदी चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर्ष जी ट्रेन में चढ़ चुके हैं। चंचल के इस तरह कहने पर दोनों देवरानी जेठानी चैन की सांस लेती है और कुछ देर बाद चंचल अपनी जेठानी से कहती है, दीदी,
आप यहीं रहिए, मैं ज़रा वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से जाना। इसके बाद चंचल वॉशरूम चली जाती है और जब वो वॉशरूम से वापस आ रही होती है तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर चंचल उसके पास आ जाती है। बेटा, यहाँ पर क्यों छुपी हो? इस तरीके से क्यों रो रही हो? बाहर आ जाओ, आओ। क्या हुआ बेटा तुम्हें? दीदी, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ और मुझे रमेश भाई ने काम पर लगवाने के लिए मुंबई ले गए और उन्होंने मुझे किसी और को भेज दिया। और ये मुझे जबरदस्ती गोवा ले जा रहे हैं और मेरी जैसी कई सारी लड़कियां इस आगे वाले डिब्बे में हैं। लेकिन मैं किसी तरह पिछले स्टेशन पर किसी तरह भागकर यहाँ छुपी थी। रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चंचल इस तरह से उस लड़की को पहले तो अपने पास बैठाती है और फिर उससे पूछती है। ये तो सच में चंचल बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे जल्दी देवर जी को इस बात की खबर कर देनी चाहिए। जी। चंचल आरती को अपने साथ अपने जेठानी के पास ले जाती है और पूरी बात उनसे साझा करती है, जिसके बाद वर्षा अपने देवर को सारी बातें मैसेज करके बता देती है और पुलिस को लाने के लिए कह देती है। वहीं दूसरी ओर आरती को ढूंढते हुए कुछ गुंडे उसी कैबिन में चढ़ जाते हैं जहां आरती मौजूद होती है। ये देखकर चंचल और वर्षा आरती को छुपा लेती है। सुनिए, आपने किसी छोटी सी बच्ची को देखा है क्या? दरअसल वो इसी ट्रेन में हमसे कहीं बिछड़ गई है। अरे ये देखिए, ये मोबाइल में इस तरह से दिखती है वो। नहीं जी, हमने तो इस लड़की को कहीं नहीं देखा। इस ट्रेन में शायद वो किसी और कंपार्टमेंट में होगी। ठीक है, आपको दिखे तो हमें सूचित कीजिएगा, है ना? ऐसा कहकर वो तीनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। रुको, शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि वो लड़की जो हमसे बात कर रही थी उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानती है। लेकिन जो उसके बगल में एक औरत थी, उसके क्यों पसीने छूट रहे थे? जरूर लड़की वहीं पर है। इस तरह कहने पर वो तीनों दोबारा से चंचल और वर्षा के पास जाने लगते हैं और उन तीनों को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो घबरा जाते हैं। इस बीच आरती भी उनके साथ ही बैठी थी। उन्हें लगा था कि शायद वो तीनों वहां से चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो तीनों ही आरती को अपने साथ ले जाने के लिए उनसे लड़ाई करने लगते हैं। उनके बीच बहुत हाथापाई होती है, जहाँ किसी तरह से चंचल आरती का हाथ पकड़ के वहां से भागने लगती है। तभी उन गुंडों में से उनका एक साथी चंचल को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। देखिए, कोई हमारी मदद कीजिए, somebody help me। चंचल की आवाज़ इस ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ इंडियन आर्मी के कानों तक पहुंच जाती है, जहां उनमें से एक आर्मी ऑफिसर कहता है, वीरे, लगता है कि यहाँ पे कोई मुसीबत में है। वीरे, आवाज़ तो मैंने भी सुनी है, चलो चलकर देखते हैं। चंचल की आवाज़ सुनकर वो तीनों आर्मी ऑफिसर उनकी ओर आने लगते हैं। वहीं चंचल भी उन आर्मी ऑफिसर को देखकर उनके पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। ओ बहन, तुझसे लोड ना लो जी, अब हम देख लेंगे। चलो वीरे, उन्हें हम बताते हैं कि ऐसा काम करने वालों की क्या सजा होती है। जसवीर के कहने पर वो इंडियन आर्मी उन गुंडों को बहुत मारते हैं और उन्हें अपना बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ वर्षा भी आ जाती है। दीदी, आप ठीक तो है ना? हाँ चंचल, तुझे और इस बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं दीदी, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो जाता अगर ये भाई हमें नहीं मिलते। वो ऐसे ही आपस में बातचीत करते हैं और ट्रेन अगले स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहाँ हर्ष भी उनके पास पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। बेटा बताओ, उन गुंडों ने आप जैसी और बच्चियों को कहाँ रख रखा है? दीदी, और आप सभी भी मेरे साथ चलिए। आरती उन सभी को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है, जहाँ एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में कई सारी बच्चियां बहुत बुरी हालत में मिलती हैं। दरअसल उन सभी लड़कियों को ये गुंडे स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन आरती और चंचल के साहस की वजह से वो गुंडे ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप सभी सोल्जर का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग ना होते तो शायद आरती और मैं और मेरी जेठानी आज जिंदा ना होती। नहीं चंचल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बधाई तो हमें आपको देनी चाहिए, क्योंकि आज आपकी साहस की वजह से हम इन गुंडों को पकड़ पाए हैं। हम तो देश के बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए हैं, लेकिन इन जैसे लोगों से तो आप जैसी बहादुर औरत ही लड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने फौजी साहब।
और चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़कियों की तस्करी करने का अंजाम क्या होता है। बाकी मैं इन लड़कियों को भी उनके घर वालों तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। ऐसा कहने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से गुंडों और लड़कियों को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं अब सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। चंचल, मुझे पता है कि तुम बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की हो। मुझे इसी बात से तुमसे प्यार हो गया था जब एक दिन उस बूढ़े आदमी को सताया जा रहा था और तुमने उन बदमाशों को खूब मजा चखाया था। याद है तुम्हें? अच्छा जी, वैसे मेरी इस बहादुरी का श्रेय वर्षा दीदी को भी जाता है। उन्होंने भी खूब डटकर सामना किया। अच्छा जी, ठीक है फिर। थैंक यू देवरानी जी। इसके बाद वो सभी हंसी खुशी ट्रेन का सफर करते हैं और दिल्ली उतरते ही चंचल सबसे पहले अपना इंटरव्यू देती है और उसके बाद वो अपने पति और जेठानी के साथ पूरा दिल्ली घूमती है। वहीं वर्षा और चंचल ने जो बहादुरी दिखाई थी उसका किस्सा अखबारों में भी छप जाता है। आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब से यही तुम्हारा घर है। अब तुम्हें भी इस परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है। जी माँ जी। बड़ी बहू, अपनी देवरानी को उसके कमरे तक छोड़ाओ। क्यों नहीं माँ जी, चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर हेमा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखाने के लिए चली जाती है। दरअसल ये कहानी ललिता के परिवार की है, जो अपने पति रमेश, बड़ी बहू हेमा और 2 बेटे अक्षय और विकास के साथ रहा करती थी। अभी आज ही ललित ने अपने छोटे बेटे विकास की शादी करा के अपने बेटे की बहू को अपने घर पर लाया था, जिसके कुछ देर बाद ही ललिता का पति अपने किराने की दुकान पर जाने लगता है। तभी ललिता अपने पति से कहती है, हाजी अब कहाँ जाने लगे? अभी तो आप अपने बेटे की शादी कराकर घर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि किराने की दुकान अगर ज्यादा दिनों तक बंद रहे तो सारे ग्राहक दूसरे दुकानों पर जाने लगते हैं। वैसे भी हमने 2 दिनों से दुकान को बंद ही रखा था। अगर हमने और ज्यादा इसे बंद रखा तो हमें और भी ज्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी जाने दो। हाँ, वो बात तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप कम से कम चाय तो पी कर जाइएगा। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चाय बनाने में काफी समय लग जाएगा। तुम एक काम करना, मेरे लिए लंच लेकर सीधे दुकान पर ही आ जाना। ठीक है, वैसे भी आप किसकी सुनते हैं, जाइए, जरा ध्यान से जाइएगा। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश अपने दुकान की ओर जाने लगता है। कुछ समय बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचकर और लोगों को सामान देता है। ऐसे ही अब दोपहर का समय हो चला था, जहां ललिता अपने पति रमेश के लिए खाना लेकर आती है। चलिए अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। कुछ समय बाद खाना खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे दोनों बच्चे की शादी हो गई। अब हम निश्चिंत से मर सकते हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वो तो हमने अदा कर ही दिया है। हाजी, अब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब आपकी उम्र हो चली है, वैसे भी हमारे बच्चे बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो अब आपको भी आराम करना चाहिए। रहने दीजिए ये दुकानदारी। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माना कि सब कुछ अच्छा है और भगवान करे कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता। अक्सर यहाँ अपने ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। कब पता किस्मत का पहिया किस ओर घूम जाए। मुझे भी आराम वाराम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पता था मुझे आप यही कहेंगे। ठीक है, अब आप अपने दुकान को संभालिए, मैं घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर ललिता अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बहुओं के कामों में हाथ बटाती है। ऐसा ही समय बीतता है। एक रोज, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हेमा बहू, मैं ये कह रही थी कि आज तेरे ससुर जी को कटहल की सब्जी खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो तू एक काम करियो, आज रात तू कटहल की सब्जी ही बना लियो। और हाँ, मैं शर्मा जी के घर जा रही हूँ, आज उनके घर कीर्तन है। बाकी तुम घर का काम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद ललिता वहां से चली जाती है।
जिसके कुछ समय पश्चात दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। ये क्या दीदी, जब देखो हम अपने सास ससुर की फरमाइशों को ही पूरा करते रहते हैं। उनका जो मन करता है हम उन्हें वो बनाकर खिलाते हैं। तो क्या हुआ शीतल, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आखिर वो हमारे सास ससुर हैं। अरे दीदी, आप ये बात नहीं समझ रही हैं। आप खुद सोचिए, माँ जी तो खुद इधर उधर घूमने में लगी रहती हैं और ससुर जी तो दिन भर दुकान पर रहते हैं। और हमारा क्या, हम दिन भर घर के साफ सफाई और रसोइयों में धक्के खाती हैं और हमें इसके बदले में और मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। हम अपने मन की कुछ इस घर में कर भी नहीं सकते। यह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। किसने कहा दीदी कि हमारे पास रास्ता नहीं है? हमारे पास हमारे पति तो हैं। अगर वो हैं, हम उनके सहारे इस घर में कुछ भी करा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो शीतल? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसा कहने पर शीतल अपनी जेठानी को अपने तरकीब और सारी बात समझाती है, जिसके बाद हेमा कहती है, तुम सही कह रही हो शीतल। हमारे सास ससुर दुकान की सारी कमाई तो अपने पास ही छुपा लेते हैं और हमारे पतियों की कमाई की रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही उन्हें इस घर से निकालने की बात करती हूँ। तुम भी देवर जी से इस बारे में बात करना। क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रात में अपने पतियों के आने के बाद उनसे अपने सास ससुर के बारे में बातें करती हैं। देखिए अक्षय जी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मुझे इस घर में वो इंसान नहीं चाहिए। या तो आपके माता पिता इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लीजिए। अरे हेमा, तुम ये कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी क्योंकि मेरी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी हट गई है। मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर आपने कल ही इन्हें इस घर से नहीं भगाया तो मैं खुद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कल ही माँ पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। एक और जैसे हेमा और अक्षय की बातचीत हो रही थी, वैसा ही कुछ माहौल शीतल और विकास की तरफ भी था। अगली सुबह दोनों बेटे और बहुएं ललिता और रमेश को इस घर से जाने के लिए कहने लगते हैं। माँ पिताजी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की वजह से हमारे निजी जीवन में जहर घुले। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस बात पर बहुत ही विचार विमर्श किया है। ये सब बातें सुनकर ललिता रोते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम इस उम्र में भला कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में तो उसके बेटे ही उसके बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर ऐसा है माँ जी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके दोनों लाठी टूट गए। बस बहू बस, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी ही करनी है। अक्षय बेटा, विकास बेटा, कम से कम तुम तो हमें समझो। तेरे पिताजी की अब उम्र हो चली है, भला उनसे अब क्या ही होगा। हमें नहीं पता माँ, हम बस इतना जानते हैं कि आप दोनों इस घर को छोड़कर चले जाइए। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात सुनकर रमेश बोल पड़ता है, सब समझ रहा हूँ बेटे, ये तुम्हारी जुबान नहीं है बल्कि तुम्हारी पत्नियों की जुबान बोल रही है। और ललिता, तुम क्या कहती थी कि मैं आराम करूं? देख लिया तुमने अपने बेटों की हरकत। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। अगर तुम्हें मैंने इतने साल तक कोई तकलीफ नहीं होने दी तो मैं तुम्हें आगे भी नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास एक दुकान है, हम वहीं पर रहेंगे। पर रमेश जी। पर क्या ललिता, अब क्या तुम अपने बेटे बहू से धक्के खाकर इस घर से जाना चाहती हो? और भी जलील होना बाकी रह गया है। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? ये सब उस विधाता का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और वैसे भी सभी अपने कर्मों का ही खाते हैं। जी,
कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। देखो, इस कलयुग में जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। खैर छोड़ो इस बात को। देखो, हमारे पास अभी भी ये दुकान है। हम नीचे गोदाम में रहा करेंगे और ऊपर दुकान को ऐसे ही चलाएंगे। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान को चलाते हैं और नीचे रहने और रसोई का स्थान बना लेते हैं। एक और बूढ़े माता पिता जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे अपने आलीशान घर में अय्याशी कर रहे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज क्या हुआ अक्षय जी? हम लुट गए हैं माँ। क्या हुआ बताओ तो सही। हाँ विकास जी, आप ही कुछ बता दीजिए, क्या हुआ? हमारा दिल बैठा जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी डूब गई और उस कंपनी में हमने शेयर में बहुत सारे पैसे लगाए हुए थे। वो सारे पैसे भी डूब गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास सर छुपाने के लिए ये घर तो है ना? नहीं है माँ, ये घर नहीं बल्कि था। दरअसल माँ पिताजी के जाने के बाद हमने इस घर को बेच दिया था और उससे और ज्यादा कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। अब कुछ ही घंटे में हमें इस घर को खाली करना होगा। भैया, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हमने जो माँ पिताजी के साथ किया ना, वो बहुत ही गलत था और सच में ये सब शीतल की वजह से हुआ है। नहीं नहीं विकास, इसमें अकेले शीतल की गलती नहीं है, बल्कि हम सबकी गलती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी भी हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। हमें अभी के अभी माँ जी पिताजी के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इसके बाद दोनों भाई और उनकी पत्नियां अपने सास ससुर के पास जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। इस तरह सबको माफी मांगता हुआ देख रमेश और ललिता का दिल पिघल जाता है। बेटा, हम तुम्हें माफ तो कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगले जन्म में तुम जैसा बेटा हमें ना दे। अरे छोड़ो अपनी माँ की बातों को, और आज से तुम सब यहीं रहोगे। दुकान के नीचे ही आज से तुम्हारा नया ससुराल होगा। चलो बहुओं, तुम्हारे इस नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है।